का ऑफेंस की डिफिनीशन यानी कि अपराध की परिभाषा। भाई दो ही लोग बैठे भाई, एक बार नहीं तो आगे पीछे हो जाइए, इधर आ जाइए आगे एकदम, आगे आ जाइए एकदम, बैठिए उधर आइए। हाँ नहीं तो कोई आएगा तो कहेगा कि दो लोग अलाउ हैं, 3 लोग बैठ रहे हैं, तो अभी भाई दो ही लोग अलाउ। देखिए पहला आपका 2 बातें और सामान्य बची हैं, उसके बाद सेक्शन आईपीसी के शुरू किए जाएंगे। एक मेंसरिया बची है यानी कि दुराशय का सिद्धांत, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और एक आपका ऑफेंस की परिभाषा। जो ये अपराध की परिभाषा हम आज बताने जा रहे हैं, यहाँ से यूपी एपीओजे इत्यादि में एक परिभाषा कभी काल पूछ ली जाती है। उसमें मॉडल का देता है, एक अपराध की परिभाषा दे देगा और ये पूछा जाता है कि ये परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी। तो 2-3 हम टेक्निकल क्वेश्चन बताएंगे जो परिभाषाएं बार बार कंपटीशन में रिपीट कर रही हैं, लेकिन भाई आप चाहते हैं कि किसी भी हाल में परिभाषाएं गलत न हो। उसका उपाय ये है कि 7-8 परिभाषाओं को आपको रट्टा मारना पड़ेगा। समझाने का कार्य तो हमारा है, लेकिन कुछ बातें रट्टा मारकर भी चली जाती हैं, क्योंकि आएगा। अब एक और टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑफेंस के डिफिनीशन से, वह आपका अपराध की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ दी गई है और आईपीसी। तो आइए, जहाँ तक ऑफेंस या अपराध की परिभाषा की बात है, एक आप कह सकते हैं कि आईपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थात क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन अपराध को क्लियर कट रूप में, यानी कि अपराध को कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। तो एक सामान्य परिभाषा पहले अपनी बनाई जाती है, फिर जो कानून में परिभाषा क्या दी गई है, और फिर विद्वानों की। 3 एंगल से देखना है अपनी। अगर कोई पूछे आपका इंटरव्यू में या सामान्य बात ये अपराध क्या है, तो बस एक लाइन में बताइएगा, किसी कानूनी संहिता के उल्लंघन में किया गया कोई कार्य या लोग जो दंडनीय हो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कानूनी संहिता का मतलब ये हुआ कि आपका कोई कानून बना दिया गया और उस कानून द्वारा किसी एक्ट को या ओमिशन को, अर्थात अवैध लोग को आपका दंडनीय बना दिया गया। यानी कि अपराध के लिए परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप यही जवाब दीजिएगा, किसी कानूनी संहिता के उल्लंघन में किया गया कोई कार्य या अवैध लोग जो दंडनीय हो, इसके लिए किसका प्रावधान हो, सजा। यानी कि कोई कानून बना दिया गया, उस कानून द्वारा किसी कार्य को करना रोक दिया गया और आप वही कार्य कर रहे, लेकिन वही कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए किसका कानून में प्रावधान है, सजा का। उसी को ऑफेंस सामान्य भाषा में कहा जाता है। ये तो आपका सामान्य भाषा में बताया गया, लेकिन जहाँ तक कानूनी परिभाषा की बात है, हम अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, लीगल परिभाषा। अब यहाँ से एमपी और उत्तराखंड, यूपी भी लगातार क्वेश्चन बनता है और बिहार में भी क्वेश्चन बन सकता है। सतर्क रहिए भाई, जो लोग बिहार एपीओ देना है जिनको, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनता है। अपराध को सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है और आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है। तो जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी की धारा 2N, और जहाँ तक आईपीसी की बात है, आईपीसी का सेक्शन 40, यानी कि सीआरपीसी की धारा 2N में
अपराध को परिभाषित किया गया है, यानी कि अपराध की परिभाषा दी गई है। जबकि आईपीसी की धारा 40 में अपराध को क्लियर किया गया है, यानी कि अपराध को स्पष्ट किया गया। इन परिभाषाओं से क्वेश्चन आपका बनता है। एसएस में कैसे बना है, झारखंड में किस प्रकार का बना है, यूपी में क्या बना, हर एक राज्य को लेकर चलना है। देखिए आपका क्या क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन, यही गलती होती है, सुधार दीजिए भाई। अपराध को सीआरपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? दे देगा धारा 40, दे देगा धारा 2N, फिर आपका 2 और आप। देखिए लोग गलती कैसे करके आते हैं कंपटीशन में। आईपीसी रटा, आप रटे हुए हैं, ऊपर देखे नहीं, बस अपराध की परिभाषा देखे। अरे भाई अपराध की परिभाषा किस कानून के तहत पूछ रहा है, ये भी तो एक लाइन देखना चाहिए। तो अगर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध की परिभाषा पूछे तब सीआरपीसी की धारा 2N मारिएगा। और यही क्वेश्चन भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड के तहत पूछे और सेक्शन दे तो 2N ना मारिएगा। आईपीसी की कौन सी धारा मारनी है? 4। अब हम आईपीसी की पहले परिभाषा देखते हैं सेक्शन 40 में। उस 40 की विशेषताएं आ सकती हैं, उस विशेषता को देखा जाए। अब एक और क्वेश्चन भाई तब आपका पढ़ा जाए, क्योंकि ये एमपी में आ चुका है। अब देखिए अब क्या एमपी ने बनाया कि अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है। आपका दे दिया सीआरपीसी की धारा 2N, फिर दूसरा ऑप्शन दिया आईपीसी की धारा 40, फिर 2 और ऑप्शन दिया। अगर हम कानूनी रूप से देखें, लीगल रूप से देखें, यानी कि विधिक रूप से, तो वास्तव में अपराध धारा 2 सीआरपीसी परिभाषा है और आईपीसी की धारा 6 से लेकर 52A परिभाषा हेडिंग नहीं है। तो 6 से लेकर धारा 52A तक आईपीसी में है, वह जनरल एक्सप्लेनेशन यानी कि साधारण स्पष्टीकरण। तो अगर लीगल तौर पर माने शुद्ध कानूनी भाषा में, फिर याद रखिए गलत करके लोग आए, शुद्ध कानूनी भाषा में पूछे कि ऑफेंस को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो ये सही बात है कि लीगल तौर पे परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2N में दी गई। जबकि आईपीसी की धारा 40 अब ये परिभाषा नहीं है, क्या है? साधारण स्पष्टीकरण। लेकिन ये कब उत्पन्न होगा विवाद? जब आपका दोनों साथ। वैसे यूपी आयोग में बता दूं ये सब अंतर ज़्यादा नहीं मानता, चाहे साधारण स्पष्टीकरण दिया हो, निर्वचन दिया हो, सब परिभाषा दिया हो, यूपी आयोग सदैव परिभाषा ही लिखता है। जाकर देखिएगा कंपटीशन। चल संपत्ति परिभाषा कहाँ दी गई है? 22। बेईमानी की परिभाषा कहाँ? 24। और साधारण देखें, मैं फिर बता दूं, अगर टेक्निकल क्वेश्चन लीगल तौर पे आ जाए तो आपको सतर्क रहना है। परिभाषा में क्या मारना है? सीआरपीसी 2 है। अब आईपीसी की धारा 40 में चूंकि ऑफेंस को स्पष्ट किया गया है तो इसकी कुछ विशेषताएं देखी जाती हैं जो कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हम लिखवा देंगे भाई, नोट्स में है, इसको लिखवाना पड़ेगा, अभी लिखवाते हैं थोड़ी देर बाद। अब इसकी पहली विशेषता ये है कि इस धारा में सबसे अधिक बार संशोधन किया गया है। और अब तक कितनी बार? 5। यानी कि विधायिका द्वारा आईपीसी में अपराध को स्पष्ट करने के लिए बार बार अमेंडमेंट किया गया, लेकिन आज तक अपराध को परिभाषित सही ढंग से नहीं किया जा सका। तो यहाँ भी क्वेश्चन पर क्वेश्चन नए निकालिए। आईपीसी की वह कौन सी धारा है
इसमें सबसे अधिक बार संशोधन हो चुका है, तो कौन सी धारा मारेंगे? 4। कितनी बार संशोधन अब तक हुआ है? 5। अब देखिए, अब यूपीजे का क्वेश्चन देखिए मॉडल भाई। आईपीसी में प्रथम बार संशोधन किस सन में हुआ? सन पूछा है, तो आईपीसी में प्रथम बार संशोधन 1870 ईस्वी में। अब फिर पूछ लेगा धारा 40 में प्रथम बार कब संशोधन हुआ? तो जब आईपीसी में सबसे पहले संशोधन हुआ 1870 में, तो उसी समय पहली बार संशोधन में ही अपराध की परिभाषा में भी संशोधन। लेकिन आज तक मैं बता दूं, अभी भी अपराध की परिभाषा पूरी तरह क्लियर हो, तो आगे बताएंगे। अब अगला देखिए धारा, अब देश और अन्य राज्य जो बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब आईपीसी की धारा 40 में जो अपराध को स्पष्ट किया गया, तो झारखंड जे ने बनाया और यूपीएससीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि आईपीसी की धारा 40 के तहत अपराध का मतलब क्या हुआ। तो फिर जो कार्यालोप आईपीसी द्वारा दंडनीय है वे अपराध माने जाएंगे। जो कार्यालोप विशेष विधि द्वारा दंडनीय है वे भी अपराध, और जो लोकल लॉ यानी कि किसके द्वारा स्थानीय विधि द्वारा दंडनीय है वे भी अपराध माने जाएंगे। तो क्वेश्चन का मॉडल भी हमें चलते रहना है कि आईपीसी की धारा 40 में अपराध में कौन कौन से शामिल हैं। जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो स्पेशल लॉ के तहत अपराध हो, जो लोकल लॉ के तहत अपराध घोषित किया गया हो, उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। ये गलत ना हो, क्या मारेंगे? और जो दिमागदार रहते हैं, जैसे कितना अंतर तक नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आप यहाँ आए हैं कि अन्य लोगों से एक कदम क्या रहेंगे आगे। और इतिहास गवाह है, क्वेश्चन भी यूपीजे में बना है कि गुरु से चेला एक कदम सदैव क्या रहता है आगे। ये नियम भी है, और ये क्वेश्चन यूपी में बना है जूरिस्प्रूडेंस में कि हेंस केल्सन को इससे एक कदम आगे माना जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस में उनके गुरु ऑस्टिन थे, ऑस्टिन से एक कदम आगे कौन हो गए? हेंस केल्सन। उनके चेले हार्ट थे, प्रोफेसर HLA हार्ट। ये केल्सन से भी एक कदम क्या चले गए आगे। इस बात यह था विधि और नैतिकता, लॉ और मोरालिटी, तो आगे बताया जाएगा जूरिस्प्रूडेंस। ये आपका आईपीसी के तहत अपराध को जो क्लियर किया गया हमने ये। अब वास्तव में अपराध की परिभाषा भाई लीगल तौर पे सीआरपीसी में भी दी गई है, और सीआरपीसी की धारा में 2N रट्टा मार कर जाइएगा, 2N ये नहीं कि 10 बार क्वेश्चन आया है। अब सीआरपीसी में अपराध का मतलब क्या हुआ? तो जो किसी पहला आपका बताया जा रहा है कि अपराध वह होगा जो किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा दंडनीय, यानी कि ऐसा कार्य या अवैध लोग जो किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया हो, यानी कि जिसके लिए तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा सजा का प्रावधान। अब समस्या ये आती है कि तत्समय प्रवृत्ति का विधि का मतलब क्या हुआ? तत्समय प्रवृत्ति का विधि का मतलब हुआ कि ऐसा लॉ जो प्रेजेंट समय में इन फोर्स, यानी कि ऐसा कानून जो भारत में वर्तमान समय में लागू हो, उसी को हम तत्समय प्रवृत्ति विधि कहते हैं, चाहे वह संविधान के पहले बना हो या संविधान के बाद। एक बार याद रखिए इसको, तत्समय प्रवृत्ति विधि का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा कानून जो वर्तमान में भारत में क्या हो, लागू हो। अब ये आया
कि आईपीसी लागू है कि नहीं, पढ़ा ही जा रहा है भाई। तो अब ये आया, इस आधार पर ये हमें देखना है कि सीआरपीसी के तहत अपराध का मतलब क्या हुआ। तो ऐसा कानून जो वर्तमान में भारत में क्या हो लागू, तो लागू कौन कौन से कानून हैं। अब आईपीसी लागू है कि नहीं है, तो जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधियां हैं वह लागू है कि नहीं, वह भी लागू है। और जो लोकल लॉ है, स्थानीय विधि है, वह भी लागू है। अतः सीआरपीसी भी आईपीसी के तहत दिए गए अपराध, विशेष विधि के तहत दिए गए अपराध और स्थानीय विधि के तहत दिए गए अपराधों को सीआरपीसी भी अपराध मानती है। लेकिन सीआरपीसी के तहत अपराध की परिभाषा में एक और बात को भी अपराध माना गया है। और वहीं एक बार ये क्वेश्चन टेक्निकल आ चुका है, अभी हम क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन पहले वह बात बता दें। सीआरपीसी की धारा 2N ये बताती है कि पशु अत्याचार अधिनियम 1871 यानी कि कैटल ट्रेसपास एक्ट, पशु अत्याचार अधिनियम 1871 अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। 1871 की धारा 20 के तहत जिस कार्य के लिए कंप्लेंट या परिवाद किया जा सकता है वह कार्य भी अपराध माना जाए। अब ये समस्या है कि पशु अत्याचार क्या है, तो अन्य लोगों को भाई बताना पड़ेगा। अत्याचार का मतलब एक लाइन में जानिए, जैसे कि तमाम दरवाजों पर लिखा रहता है कि बिना अनुमति के प्रवेश पर, तो बस ये जानिए किसी के घर में, किसी की संपत्ति में बिना उसकी इजाज़त के क्या कर लेते हैं, प्रवेश। तो ट्रेसपास या क्या माना जाएगा। बिहार जो जे देने जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन आपका बता दिया जाए, आपका स्टार्ट में जाकर बनता है कि सबसे प्राचीन अपकृत्य क्या है, या सबसे पुराना कबूतर खाना क्या है, या सबसे पहले किस अपकृत्य को मान्यता दी गई। स्टार्ट, तो वह है अत्याचार। सबसे पहला अपकृत्य है अत्याचार। अभी आया कि भाई पशु अत्याचार किसी के मने आपका खेत में कर दिए क्या, तो भी दंडनीय है। और इस धारा में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की भी। अब देखिए एक बार क्वेश्चन कैसे बना है भाई, वो मॉडल देखा जाए। लास्ट में सीआरपीसी तब विद्वानों पर चला जाए। सीआरपीसी के तहत अपराध में क्या शामिल, ये क्वेश्चन आया। पहला ऑप्शन देगा ऐसा कार्य या लोग जो तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा अपराध घोषित किया गया, ये हमने बताया ही। दूसरा आपका ऑप्शन देगा ऐसा कार्य जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन देगा दोनों, और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो सीआरपीसी में है तो एक बार ये क्वेश्चन है क्या मारेंगे, तो दोनों मारिए। अब जहाँ तक विद्वानों की बात है, अब हमें एक विद्वानों की परिभाषाओं को देखना है। इनकी विद्वानों ने भी अपने अपने ढंग से ऑफेंस को परिभाषित किया है, और एक विद्वानों की परिभाषा आइए देखते हैं। देखिए आपका जहाँ तक विद्वानों की परिभाषा की बात है, एक परिभाषाओं को भाई आपका देखा जाए कि इस विद्वान ने अपराध के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं जो नोट्स में, उसके बाद एक लिखवाया जाएगा। आस्तीन के अनुसार नोट्स में परिभाषा नहीं, किताब परिभाषा लिखवाई नहीं गई भाई, देखिए आपका लिखवाना पड़ेगा। लिख लीजिए भाई अलग से इसको, तो चलें तब अलग से लिखिए, तो क्योंकि है नहीं परिभाषा, अलग से कहीं लिख लीजिए। नोट में है नहीं भाई, तो मिला है।
हेडिंग डाल लीजिए अपराध की परिभाषा। हेडिंग डालिए भाई, नोट्स में अलग पेज वहां जोड़ लीजिएगा कहीं, अब क्या जगह हो तो वहीं लिखिए अपराध की परिभाषा। लिखिए सीआरपीसी की धारा 2N में, सीआरपीसी की धारा 2N कोर्ट में लिखेगा स्मॉल 2N में अपराध को परिभाषित करते हुए, अपराध को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि, यह कहा गया है कि ऐसा कार्य या लोग जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा, ऐसा कार्य या लोग, ऐसा कार्य या लोग जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो तथा इसके अंतर्गत, तथा इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी आता है, तथा इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी आता है जिसके लिए, जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871, जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत 20 की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है। परिवाद को इंग्लिश में कंप्लेंट कहा जाता है। धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है। आइए एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। आईपीसी की धारा 40 में अपराध को स्पष्ट किया गया, पहले कानूनी रूप से हो जाए तब विद्वान चला जाए। आईपीसी की धारा 40 में अपराध को स्पष्ट किया गया, जिसके तहत आईपीसी के तहत दंडनीय, जिसके तहत आईपीसी के तहत दंडनीय, कामा दीजिए विशेष विधि के तहत दंडनीय, कामा दीजिएगा विशेष विधि के तहत दंडनीय तथा स्थानीय विधि के तहत दंडनीय कार्य आते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, तीनों मारिएगा, कार्य आते हैं। आइए देखा जाए विद्वानों की परिभाषा एक लिख के सब समझा जाए। पहला विद्वान देखा जाए प्रोफेसर केनी, ये यूपीजे और एपीओ में आ चुका है। जो आया है पहले लिखवाया जाता है, जो नहीं आया है कब लिखवाया जाएगा बात, ये याद रखिए। देखिए प्रोफेसर केनी के अनुसार, प्रोफेसर केनी, प्रोफेसर केनी के अनुसार, प्रोफेसर केनी, प्रोफेसर केनी महोदय अपराध को इस रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए हम परिभाषित करते हुए आप लाइन बाय लाइन लिखिएगा, समझाने के लिए हम अलग अलग शब्दों को करते हैं। देखिए लिखिए भाई, इसमें अपराध ऐसा दोष है, अपराध ऐसा दोष है, मैंने फॉल्ट है, गलती है, दोष मैंने गलती। अपराध ऐसा दोष है जिसमें अनुशासनी
जिसमें अनुशास्त्री, अनुशास्त्री को सेंसन कहा जाता है, जिसमें अनुशास्त्री सेंसन बताया जाएगा, जिसमें अनुशास्त्री दंडात्मक होती है, जिसमें अनुशास्त्री दंडात्मक होती है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। इसी तथा यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा, तथा यदि वह क्षम्य है तो केवल इसके द्वारा भाई, सम्राट द्वारा। तो आप कहेंगे ये सम्राट द्वारा, खड़े पैर दे दीजिएगा, केवल सम्राट द्वारा। इतना देखिए। अब यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन कैसे आपको निकालना है। जब भी आपको परिभाषा आपका कंफ्यूजन हो तो एक नियम बना लीजिए। जब भी कंफ्यूजन हो तो दिमाग में एक नियम बैठाइए, यहाँ से सॉल्व करने का। सम्राट पकड़े रहिए कि केवल इंग्लैंड के सम्राट द्वारा ही क्षमा है। अगर ये शब्द जैसे ही कहीं आए तो आप इसकी परिभाषा मारेंगे, पूरी परिभाषा न याद हो तो एक शब्द देखकर भी आपका अनुमान लगा लिया जाता है, और ये अनुमान पूरी तरह सटीक होगा, क्योंकि अन्य किसी ने सम्राट द्वारा क्षमा की बात, जैसे कि एक और अनुमान लगा दिया जब भाई अपकृत्य में कभी काल कोटेशन पूछा जाता है। आपका सामंट और विनफील्ड का जो विवाद है, ये ला ऑफ टाट है, ये ला ऑफ टाट है, यानी कि अपकृत्य भी है, ये अपकृत्यों की भी। एक बार जो क्वेश्चन आया है वो 7-8 लाइन दिया है भाई, क्वेश्चन भी अचीव करना है, 7-8 लाइन लिखा है। अब ये आपका मैंने पूछा गया ये किसका सपोर्ट करता है, विनफील्ड का कि सामंट का। तो अब कोटेशन इतना उलझाऊ रहता है कि आप सामान्य वे में नहीं पढ़ सकते। तो उसका उपाय मैं बता रहा हूँ, वहाँ भी एक बार पूरा वाक्य आप पढ़ें और आपको लगे कि ये उदारवादी व्यवस्था है तो विनफील्ड मारिए, और आपको कहीं भी एहसास हो ये तो कठोर व्यवस्था है तो सामंट मारिए, और उसका कोई उपाय नहीं है, कहीं किताब उताब में वो सब नहीं। उसी प्रकार आपका जहाँ भी आपको लगे कि सम्राट द्वारा क्षम्य है तो तुरंत इस परिभाषा को मारेंगे। भाई इसको समझाना लगा भाई डिटेल में। अपराध एक दोष है, दोष यानी कि रांगफुल एक्ट है, यानी कि गलती। अब समस्या ये आई कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो गलती भाई मान लीजिए ए ने रांगफुल एक्ट किया, कोई दोष किया, कोई फॉल्ट किया, कोई गलती किया, तो या तो ये गलती सिविल में जाएगी या ये गलती कहाँ आएगी, भाई ये गलती या तो सिविल सूट उस गलती के खिलाफ दायर किया जाएगा या क्या किया जाएगा, दंड। अब समस्या ये है कि भाई अपराध भी एक दोष है, लेकिन जो इसमें सेंशन होता है ये क्या होता है, दंडा। यानी कि अपराध एक ऐसी गलती है जिसके लिए दंड का प्रावधान होता है। अब ये आपका अनुशास्त्री पूछी जाती है, ये जो अनुशास्त्री शब्द आया है इसका मतलब क्या है। देखिए भाई आपका यूपीजे में ये काम करेगा। सेंशन एक लाइन समझिए पहले, सेंशन या अनुशास्त्री ये जो शब्द हैं ये सबको आपस में समाहित करता है। जुर्माने को भी करता है, प्रतिकर को भी करता है, क्षतिपूर्ति को भी करता है, कारावास के दंड को करता है, मृत्यु दंड को भी करता है, संपत्ति की
जप्ती का भी प्रावधान करता है। यानी कि अनुशास्त्री एक व्यापक शब्द है और आपका ये अनुशास्त्री में आपका प्रतिकर, जुर्माना इत्यादि बातें क्या है शामिल। अनुशास्त्री ये जो सेंशन होता है, अगर हम इसको जुरिस्प्रूडेंशियल रूप से देखें तो जॉन ऑस्टिन का कोटेशन आप देख सकते हैं, विधि संप्रभु का समादेश है। एंड लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। और विधि का पालन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि एक डर रहता है किसका? अनुशास्त्री का, कि अगर पालन नहीं करेंगे तो जो ये सॉवरेन है हमें क्या देगा? सजा। तो उसी प्रकार प्रोफेसर केनी कहते हैं कि अपराध एक दोष है जिसमें अनुशास्त्री या सेंशन प्रतिकर नहीं दिलवाया जाता, मुआवजा नहीं, बल्कि क्या रहती है? दंडा। यानी कि ऐसा दोष जिसके लिए सेंशन क्या हो? दंडा। तुरंत आपका वर्तमान आईपीसी से भी जोड़ते रहना है। आईपीसी में दंडात्मक, तो तुरंत आईपीसी की कौन सी धारा ऐड कर लेंगे? 53। आईपीसी की धारा 53 में वर्तमान में 5 प्रकार की अनुशास्त्री दी गई है जो दंडात्मक हैं। आपका मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दूसरा, तीसरा कारावास, चौथा संपत्ति का समपहरण और 5वां फाइन या जुर्माना। ये जो सेंशन है ये प्रतिकर नहीं है, कैसा है? दंडात्मक। यानी कि ऐसा दोष जिसमें सेंशन क्या हो? दंडात्मक। और अंतिम कहा जा रहा है केनी द्वारा कि जिसको क्षमा करने का अधिकार सामान्य व्यक्ति को नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, क्षमा आम आदमी उस अपराध का नहीं कर सकता। क्षमा अगर कर देता है, कर भी सकता है, तो केवल एक व्यक्ति कर सकता है, इंग्लैंड का सम्राट। अब यहाँ आपका सीआरपीसी भी ऐड होगी और आपका संविधान भी। भारत में इस परिभाषा को हमें देखना है, भारत में क्या नियम है? क्या सामान्य व्यक्ति अपराध, अभियुक्त के अपराध को क्षमा करने की शक्ति रखता है कि नहीं? तो भारत में नहीं। भाई देखिए, अभी नहीं, ऐसे कैसे कर सकते? प्रावधान समझिए, जब बैठना जानते हो तो पहले समझिए, ना है तब बोलिए। भाई ऐसे नहीं बताया जा सकता, वो कानूनी प्रावधान से बताया जाएगा। तो इसके लिए सीआरपीसी की धारा 320 देखनी पड़ेगी। सीआरपीसी की धारा 320 ये बताती है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिनका समन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, जलाकर राख किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है। यानी कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें कि पीड़ित द्वारा अभियुक्त को क्षमा किया जा सकता है। एक प्रकार से वही हुआ क्षमा करना। यानी कि अगर हम भारत में देखें तो भारत में इनकी परिभाषा आदि तो सही है, लेकिन ये जो केवल सामान्य व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, ये पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी की धारा 320 में जो पीड़ित है, विक्टिम है, जिसके प्रति अपराध किया गया है, वह भी कुछ दशाओं में अभियुक्त के अपराध को क्या कर सकता है? अब अगला क्वेश्चन आया, ये कहते हैं इनकी परिभाषा देखी जाए, तब भारत में ऐड किया जाए। इनकी परिभाषा है कि इंग्लैंड में केवल अपराध को क्षमा करने का अधिकार कौन रखता है? सम्राट। अब आइए सम्राट की तुलना भारत से की जाए। सम्राट पहले देखिए, पहले तो इंग्लैंड का क्या देखा जाए, सम्राट देखा जाए, तब हम भारत में आपको बताएंगे। और भारत में कम से कम 2 अनुच्छेद अच्छे से तैयार रखना है। एक संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 72 और दूसरा आपका 16। पहले सम्राट को देखिए भाई, आपका सम्राट पर 2-3 मिनट समझिए।
इंग्लैंड में लोकतंत्र है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंग्लैंड गणतंत्र नहीं, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। ये आईएएस में भी पूछा गया। भारत में अगर पूछे कि भारत गणतंत्र है, लोकतंत्रात्मक देश है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो हमारा प्रियम्बल ही बता रहा है कि भारत एक रिपब्लिक और क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ गणतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है। गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर जानिए संविधान में। अगर किसी देश का जो हेड है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, अगर ये चुना जाए और कोई भी व्यक्ति उस पद पर आसीन हो सकता है, तो हम कहेंगे कि वह देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। और राजतंत्र में जो हेड होता है सत्ता का, वह एक ही वंश या परिवार का होता है, बाहरी कोई नहीं हो सकता। इंग्लैंड में सम्राट जो होगा वो सम्राट के खानदान का ही होगा, दूसरा संभव नहीं। अतः इंग्लैंड में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं, तो क्या है, राजतंत्र। अब इंग्लैंड के जहाँ तक सम्राट की बात है, इंग्लैंड का सम्राट की स्थिति भारत के राष्ट्रपति के लगभग समान है, वहाँ भी नाम मात्र का ही प्रधान है। लेकिन इंग्लैंड के सम्राट के बारे में 2-3 पॉइंट जानना है। पहला पॉइंट ये जानना है कि इंग्लैंड के सम्राट के बारे में ये कहा जाता है फाउंटेन ऑफ जस्टिस, कभी काल पूछ लिया जाता है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस, न्याय का फव्वारा, यानी कि जो पानी फेंकता है ना फव्वारा, तो पानी अपना फव्वारा चौराहा पर जाएंगे तो देख लेंगे पानी क्या होता है। बहुत लोग जाते भी हैं पानी देखने, फव्वारा चौराहा मफोड़गंज में है। तो यहाँ सम्राट को न्याय का क्या कहा जाता है, और यानी कि जहाँ से न्याय क्या होता है, उत्पन्न। सम्राट के बारे में ये भी कहा जाता है राजा मर गया, राजा चिरायु, यानी कि राजा मर गया लेकिन राजा लंबे समय तक क्या होती है। अब जो आम आदमी रहेगा वो कहेगा मूर्ख हो क्या, जब राजा मर गया तो लंबे समय तक जिएगा कहाँ से। लेकिन आप इसका अर्थ कानूनी भाषा में निकालिए। इसका अर्थ ये हुआ कि राजा का जो सांसारिक शरीर था, पार्थिव था शरीर, वो क्या हुआ, प्राण उड़ गए। लेकिन इंग्लैंड वालों में जो दूसरा शब्द है कि राजा चिरायु हो, इसका मतलब इंग्लैंड वाले ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो राजतंत्र है, सम्राट का शासन है, वो लंबे समय तक क्या रहे, बने। यानी कि आपका वाक्य बोला जाता है कि हमारे यहाँ राजतंत्र लंबे समय तक क्या रहे, चलता है। भारत में ऐसा नहीं है भाई। आगे देखिए, यानी कि अब हमें इंग्लैंड जो किसी देश का हेड होता है, अगला पॉइंट पर आ जाए, तो सम्राट के बारे में 2-3 है। उसको लगभग प्रत्येक देश के हेड को ये पावर दिया जाता है कि वह किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति को क्षमा कर सके, उसका इत्यादि कर सके। इत्यादि हमें नहीं जानना, हमें एक लाइन का पार्डन जानना। अमेरिका का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, जहाँ भी देखिए लगभग हर एक देश में ये आपको मिल जाए। उसी का सहारा लेते हुए आपका इंग्लैंड के सम्राट भी आपका कह सकते हैं कि अधिकार है उसको भी कि किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को क्या कर दे इंग्लैंड का सम्राट। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में आपको सतर्क रहना है। एमपी में एक बार क्वेश्चन बना है, वही आपको हम बताएंगे संवैधानिक प्रावधान। भारत के राष्ट्रपति को हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान देने का अधिकार दिया है किसी भी अपराध पूरी तरह। राज्य के राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 में क्षमा दान देने का हक दिया गया। अब इंटरव्यू में और मेंस में आजकल यूपी में बना भी था
कि आर्टिकल 72 और 161 में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है ये तो आगे बताया जाएगा, लेकिन एक अंदर जो टेक्निकल इस समय आ रहा है, भारत का राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, मृत्यु दंड को कारावास में कन्वर्ट कर दे, आजीवन कारावास में कर दे, परिहार कर दे, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, पूरी तरह माफ। क्षमा मतलब पूरी तरह माफ, ये राज्यपाल को पावर। अब यानी कि अगर हम भारत में इसको देखें प्रोफेसर केनी की परिभाषा को, तो हमारे यहाँ राज्य के राज्यपालों और भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है, संविधान देता है कि ये किसी भी अपराधी के अपराध को क्या कर दें। अब तुरंत क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत में पहली बार भारत के राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किस मामले में किया, तो के.एम. नानावटी। ज़्यादा अगर जानकारी लेनी हो तो रुस्तम फिल्म बनी है अक्षय कुमार की, के.एम. नानावटी के केस पर आप देख सकते हैं। रुस्तम, ये पहली परिभाषा आपकी बताई गई। अगली परिभाषा लिखे में लिखवाते भी रह जाए। जर्मी बेंथम के अनुसार, दूसरा विद्वान में डाले, जर्मी बेंथम के अनुसार लिखे, जर्मी बेंथम पहले लिख लीजिए तब समझा जाए, इसको तोड़ते रह जाए। लिखिए भाई, अपराध वह है जिन्हें विधिनांग ने, अपराध वह है, अपराध वह है जिसे विधिनांग ने अभी आपका बताया जाएगा, पहले लिखिए तो अलग अलग करना। अपराध वह है जिसे विधिनांग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है, अच्छे या बुरे कारणों से, अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया है, निषिद्ध कर दिया है, निषिद्ध कर दिया है। ठीक है, इसी लाइन में लिखेगा खड़ी बात देकर, यदि उपयोगिता के नियमों के अनुसार यदि उपयोगिता के नियमों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संबंधित विधि के सर्वश्रेष्ठ संबंधित विधि के ये लाइन काट दीजिए, आधा पूछा जाता है, इतना लंबा ये व्याख्या थोड़ा दी गई है, तो बस एक लाइन बस याद रखिएगा, तो उसी लाइन को समझा जाए कि अपराध वह है जिसे विधिनांग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। बस इतना ही पूछा जाता है, फालतू लिखवाने से कोई मतलब नहीं भाई, क्योंकि दायरा थोड़ा सीमित ही रखा है। अब ये देखिए परिभाषा जर्मी बेंथम, तो सबसे पहले जो भी विद्वान आए उसकी अगर कुछ विशेषता है तो आपका कर्तव्य है कि उन विशेषताओं को आप जानें, तब इस परिभाषा जर्मी बेंथम के बारे में काफ़ी लोग राज्यशास्त्र में भी पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस जब पढ़ाया जाएगा वहाँ भी आपको पढ़ना है। जर्मी बेंथम आपके कह सकते हैं कि इंग्लैंड के, जर्मी बेंथम ने ही सर्वप्रथम ये कहा था कि विधि संप्रभु का समादेश, ये कहने वाले सर्वप्रथम जर्मी बेंथम ही थे। वो बाद में ऑस्टिन ने इसको गंभीरता से कहा, इसलिए लोग इसका नाम मार देते हैं ऑस्टिन, लेकिन सबसे पहले कहने वाले कौन थे? जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम जो थे इन्होंने कई सिद्धांत दिए,
वही सिद्धांत आपको देखना है। उपयोगितावाद का सिद्धांत पूछा जाता है। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? जर्मी बेंथम ने। फिर पूछा जाता है सुख दुख का सिद्धांत किसने दिया? जर्मी बेंथम ने। और जो सबसे अटैकिंग करना है पिता पुत्र का करना है, जो बार बार कंपटीशन में यूपीजे बना रहा है। प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है, ऐसी संतान है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। यही क्वेश्चन बनता है। नेचुरल जो राइट है इस पर अटैक करते हैं बेंथम। कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार है ही नहीं, एक ऐसी औलाद है जिसका कभी कोई पिता। और फिर कहते हैं कि जब पिता नहीं तो औलाद कहाँ से, अर्थात इसका अस्तित्व संभव नहीं। लेकिन वो अलग बात है भाई, पिता नहीं तो इस समय औलाद हो सकती है, औलाद यानी कि पुत्र पुत्री हो सकती है। वो जर्मी बेंथम का जमाना अलग था, उतना कभी आगे बताया जाएगा आपको जब पढ़ाया जाएगा। तो अगली बात आपका जो पूछा गया था यूपीजे में, डाग लॉ यानी कि डाग लॉ की अवधारणा किसने दी? कुत्तों की विधि की अवधारणा किसने दी? ये यूपीजे में आ चुका है। डाग लॉ, तो डाग से आए कौन मारेंगे? जर्मी बेंथम। फिर आपका पूछ सकता है क्यों जर्मी बेंथम किसको डाग लॉ कहते हैं? तो पूर्व निर्णय को, इसको एक लाइन समझिए। न्यायाधीश निर्णय द्वारा जो विधि बना देते हैं, जिस प्रकार एक आदमी अपने कुत्ते के लिए नियम बनाता है और कभी नहीं स्वीकार करता कि हम कुत्ते के लिए विधि बनाते हैं, वैसे ही तुलना जर्मी बेंथम ने किया और कहा कि न्यायाधीश तो निर्णय द्वारा विधि बनाते हैं लेकिन कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम विधि के निर्माता हैं। बस ये करेंगे कि हम तो विधि के अनुसार क्या देते हैं, निर्णय विधि के संरक्षक हैं, हम क्यों विधि बनाएंगे। लेकिन आप देखिए तो तमाम विधियां हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बताया जाएगा बनाई गई, यानी कि निर्णय दिए गए। आगे देखिए, अब जर्मी बेंथम अपराध की परिभाषा क्या देते हैं? आपका ये बताते हैं कि अपराध हुआ है जिसे विधिनांग ने, विधिनांग का मतलब कि विधि बनाने वाली बॉडी ने, अर्थात कानून का निर्माण करने वाली संस्था ने। तो तुरंत भारत में भी हमें चलना है कि आखिर भारत में भाई कानून बनाने वाली संस्था कौन है? तो लेजिस्लेचर या विधायक। अगर हम भारत में संघ स्तर पर देखें तो हमारी विधायिका पार्लियामेंट या संसद है, और राज्य स्तर पर देखें तो राज्य विधानमंडल। ये क्या कहा जाता है? विधिनांग। विधिनांग का मतलब ये हुआ कि कानून बनाने वाली संस्था। तो जो कानून बनाने वाली संस्था है, माने जर्मी बेंथम के अनुसार, उसने या तो अच्छे कारणों से या बुरे कारणों से, यानी कि ये भी बताते हैं चाहे अच्छे कारण से या बुरे कारण से, जिन कार्यों को क्या कर दिया है, करने पर रोक लगा दिया है, निषिद्ध कर दिया है, उसी को हम क्या कहेंगे? अपराध। अगला लिखते परिभाषा भाई, ब्लैक स्टोन के अनुसार, ब्लैक स्टोन के अनुसार, ब्लैक स्टोन के अनुसार लिखिए निषिद्ध या समादेशित की परिभाषा लिखिए, निषिद्ध या समादेशित, निषिद्ध या समादेशित, निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि, करने वाली सार्वजनिक विधि, करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में, के अतिक्रमण, उल्लंघन कहा जाता है, अतिक्रमण के रूप में, अतिक्रमण के रूप में
किया गया कार्य या लोभ, किया गया कार्य या लोभ, एक्ट या ओमिशन, किया गया कार्य या लोभ। आवाज सही जा रही है ना? हेलो, हाँ भाई आवाज तेज हो तो बता दिया करिए, वो आपका कम कर दी जाए। किया गया कार्य या लोभ, कार्य या लोभ अपराध कहलाता है। किया गया कार्य या लोभ अपराध कहलाता है। अब इनका देखिए क्या कहते हैं, यानी कि ब्लैकस्टोन महोदय क्या कहते हैं। इनका भी जुरिस्प्रूडेंस में बहुत नाम है, ब्लैकस्टोन थ्योरी कहा जाता है इनका। दिए हैं ये न्यायिक पूर्व निर्णय, जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में इन्होंने कुछ बताया है, लेकिन उतना नहीं जानना है। बस ये अपराध को किस रूप में परिभाषित करते हैं ये देखना। ये बताते हैं निषिद्ध या समादेशित। ना है तो शब्द लिख लीजिए आसान, मैंने जो परिभाषा लिख रहे हैं, अगर कोई शब्द आपको परिभाषा में न आए तो मैं आसान भाषा में उसको लगातार बता रहा हूँ। निषिद्ध यानी कि प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड माने जिस कार्य को कानून ने क्या कर दिया है, रोक दिया। या समादेशित, समादेशित का मतलब ये हुआ कि जिस कार्य को कहा गया है कि आप करिए और वह कार्य आप नहीं करें। जैसे कि जेलर को आदेश, जेलर को कानून कहता है कि आप कैदी को भोजन दीजिए, ये समादेशी कहा जाएगा। और अगर जेलर को कहा जाए कि कैदी को न मारिए, तो जहाँ न हो वह प्रोहिबिटेड, और जहाँ ये हो कि ये कार्य क्या करिए करिए, वो कमांड या समादेशित कहा जाता है। तो करने से रोकना और कुछ करने के लिए करना। तो जो कार्य करने से रोका गया है आप वही कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य आपको करना है वह कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका आप निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के उल्लंघन, अतिक्रमण माने वायलेशन। विद्वान इसी पर इनकी आलोचना ब्लैकस्टोन की करते हैं कि ब्लैकस्टोन महोदय ये नहीं बताते कि सार्वजनिक विधि किसे कहा जाए। सार्वजनिक विधियों में तो कहीं कहीं संविधान भी समाहित है, सिविल विधि भी समाहित है, आपराधिक भी। तो आप एक लाइन बढ़ा देते कि क्रिमिनल विधि, सार्वजनिक विधि की जगह ये क्या लिख देते तो अच्छा रहता, क्रिमिनल। लिखे नहीं, क्या लिखे हैं साहब, सार्वजनिक विधि द्वारा किसी कार्य को करने या न करने, किसी माने निषिद्ध या समादेशित किया गया है, और आप उस कानून का क्या कर रहे हैं, वायलेशन, अतिक्रमण, उल्लंघन। तो और उल्लंघन कोई कार्य करके कर रहे हैं या क्या करके, लोग। इसका मतलब कि अगर कानून द्वारा किसी कार्य को रोका गया है और आप वही कार्य कर रहे हैं, या तो किसी एक्ट द्वारा या ओमिशन द्वारा, या कानून कहता है कि आप ये कार्य करिए और आप वह कार्य नहीं कर रहे हैं, और ये कहा गया है किस कानून में, सार्वजनिक विधि में, तो इसका उल्लंघन आपने किया है, वही क्या कहलाएगा, अपराध। थोड़ा रेस्ट ले लीजिए भाई, तब आपका चलेगा संविधान। 15 मिनट का देखिए, क्लास 4:30 बजे से ही चल पाएगा भाई, पूरा एडजस्ट किया जा रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, सुबह लेट हो जाता है। कई बार मैं प्रयास किया कि 4 बजे। हाँ भाई, जिनको दिक्कत हो सुबह आकर पढ़ सकता है। जैसे कि अगर शाम को लेट हो जाए, आप लोगों के लिए भी विशेष तौर पर कहा जा रहा है कि अगर भाई आपको लगे कि हाँ शाम को अंधकार ज़्यादा हो रहा है, तो आप सुबह वाले बैच में आकर पढ़ सकते हैं। सुबह वाले बैच में भी बिहार के लिए लगेगा स्पेशल, अभी आपका कुछ दिन बाद। तो जिनको ये है कि भाई थोड़ा लेट हो जा रहा है, वैसे मैं प्रयास ये करूँगा कि 6:30 पौने 7 तक छोड़ दिया।
और जैसे ही समय एडजस्ट होता है आपका क्लास फिर अपना चला जाएगा 4 बजे से, लेकिन खुद हम नहीं आ पाते। दिक्कत ये है, कई बार हमने प्रयास किया, पिछली बार भी लोग जानते हैं, कभी भी 7 बजे क्लास शुरू नहीं हो पाई, लेट हो ही जाता है। भाई हमारी भी समस्या है, कभी 1-1:30 बज जाता है जाने में, खाना वाना का 2:30 बज जाता है और तुरंत हम आ नहीं सकते। कम से कम शरीर को कुछ 1-1.5 घंटा क्या चाहिए रात, क्योंकि सुबह से